हमारी इस दुनिया की परतों के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जब वो पर्दा हटता है तो इंसानों का सामना अपने सबसे गहरे डर से होता है। चाहे वो पुराने जंगलों की खामोशी हो, वीरान म्यूजियम की गलियां या किसी फार्म की ठंडी हवा, डर की कोई सीमा नहीं होती। कभी कभार हमारी अपनी ही आवाज़ें या चेहरा हमारा साथ छोड़ देता है और कोई अनजानी रूह या परछाई उनका रूप लेकर हमारे सामने आ खड़ी होती है। ये कहानियाँ सिर्फ काल्पनिक किस्से नहीं बल्कि उन लोगों के एक्सपीरियंस हैं जिन्होंने ये जाना कि जब पर्दे के पीछे की चीज़ें बाहर आ जाती हैं तो वो हमें देखना कभी बंद नहीं करती। ये है स्ट्रेंज लॉर और आप देख रहे हैं लोगों के साथ घटी 3 सच्ची घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूजियम हंटिंग्स फ्रॉम यांगम चिकन। मैं अपनी बात की शुरुआत ये कहकर करना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा से ही पैरानॉर्मल चीज़ों पर विश्वास किया है। बड़े होते हुए मुझे डरावनी कहानियाँ सुनना और पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए मुझे इस बात का थोड़ा दुख भी था कि अब तक मेरे पास अपना कोई पैरानॉर्मल का ठोस एक्सपीरियंस नहीं था। हालांकि मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें हुई थी, जैसे अपनी आँख के कोने से कुछ ऐसा देखना जो वहाँ नहीं था, या कुछ जगहों पर अजीब सा महसूस होना, लेकिन मैं हमेशा से इसे अपना वहम मानकर टाल देती थी। ये तब तक चला जब तक मेरे साथ डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला शुरू नहीं हो गया। लगभग 6 साल पहले, कोविड आने से पहले, मुझे अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी एल्मा मैटर के कल्चर अफेयर सेंटर में क्लर्क की नौकरी मिली। इस डिपार्टमेंट में 3 कल्चरल ग्रुप थे, एक मार्चिंग बैंड, एक कोरल और एक डांसिंग ट्रूप्स। चूँकि सभी मेंबर्स या तो स्टूडेंट थे या पार्ट टाइम ट्रेनर्स और हमारे डायरेक्टर अक्सर दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी रहते थे, इसीलिए मैं अक्सर ऑफिस में अकेले ही रहते थे। हमारा ऑफिस यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स से काफ़ी दूर एक पुराने घर में था। ये घर द्वितीय विश्व युद्ध के समय एक प्राइवेट फैमिली होम हुआ करता था, जिसके मालिक बाद में कहीं और चले गए थे। 60 के दशक में जब यूनिवर्सिटी नई नई बनी थी तब इसे खरीद लिया गया। वहाँ एक एलिमेंट्री स्कूल शुरू किया गया। जब स्कूल मेन कैंपस में शिफ्ट हो गया तो ये घर 1 दशक से ज़्यादा समय तक खाली पड़ा रहा, जिसके बाद इसे रिफर्बिश करके एक मिनी म्यूजियम बना दिया गया, जिसे हमारा डिपार्टमेंट ही मैनेज करता था। वहाँ हुई घटनाओं को समझने के लिए आपको उस घर की लेआउट को जानना होगा। वो कॉलोनियल स्टाइल का 2 मंजिला लकड़ी का घर था, जिसमें 2 मंजिलों पर चारों तरफ बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थी। पहली मंजिल पर एक मेन हॉल था जहाँ हम अक्सर एग्जिबिट लगाते थे। घर के बाईं ओर एक दरवाज़ा था जो एक छोटे किचन और डाइनिंग एरिया की ओर ले जाता था, जहाँ बाथरूम भी थे। मेन हॉल के दाईं ओर लकड़ी की सीढ़ियाँ थी जो दूसरी मंजिल तक जाती थी, जहाँ एक एग्जीबिशन एरिया था और हमारा ऑफिस भी। दूसरी मंजिल के पीछे के हिस्से में इमरजेंसी सीढ़ियों का दरवाज़ा था जो घर के बाहर नीचे की ओर जाता था। जब मैंने वहाँ काम करना शुरू किया तो शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल ही था। लेकिन जब भी मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी कॉलीग से मिलती, वो हमेशा मुझसे पूछते कि क्या मुझे उस घर में कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। इसने मुझे परेशान कर दिया था, क्योंकि ये सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं थे, बल्कि म्यूजियम के बारे में जानने वाला लगभग हर इंसान मुझसे यही सवाल पूछ रहा था। लेकिन चूँकि मैंने कुछ अजीब नोटिस नहीं किया था, इसीलिए मैंने इसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, जब तक कि चीज़ें सच में शुरू नहीं हो गई। मेरा पहला इनकाउंटर काम शुरू करने के करीब 1 महीने बाद हुआ। ये क्लोजिंग टाइम था और आसमान में अंधेरा छाने लगा था। मैंने घर की हर खिड़की और दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं सामने के दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई। इसलिए मैं लाइट जलाए बिना उस अंधेरे घर के अंदर वापस चली गई, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा था। वो बाथरूम का दरवाज़ा इतना क्रीकी था कि दूसरी मंजिल पर भी उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। मैं अंदर गई और आदत के अनुसार दरवाज़ा लॉक कर दिया। जैसे ही मैं टॉयलेट का ढक्कन उठाने के लिए मुड़ी और बैठने के लिए वापस घूमी, मेरा दम ही निकल गया। बाथरूम का दरवाज़ा पूरी तरह से खुला था।
अब हैरानी की बात ये थी कि उस चरमराने वाले दरवाजे की एक हल्की सी आवाज़ भी नहीं आई थी और मुझे यकीन था कि मैंने इसे लॉक किया था। घबराहट में मेरे मुंह से निकला, क्या मैं जल्दी से बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? वादा करती हूँ कि काम होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने दरवाज़ा बंद किया, अपना काम निपटाया और इस डर से पीछे देखे बिना उस घर से भाग गई कि कहीं मैं कुछ देख ना लूँ। उस दिन के बाद से मेरे साथ अक्सर अजीब चीज़ें होने लगी। मुझे लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाज़ आती जैसे कोई और वहाँ घूम रहा हो, जबकि मैं उस घर में पूरी तरह से अकेली होती थी। कभी कभी सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई देती, लेकिन चेक करने पर वहाँ कोई नहीं मिलता। एक बार जब मैं सफाई कर रही थी तो दीवार पर लगा एक पुराना भारी पिक्चर फ्रेम अचानक वाइब्रेट करने लगा। वो फ्रेम इतना भारी था कि उसे जोर से हिलाए बिना उसका कांपना नामुमकिन था। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ थी वो एहसास कि मैं उस घर में कभी अकेली नहीं हूँ, जैसे कोई या कुछ हमेशा वहाँ बैठकर मुझे देख रहा हो, मेरी हर हरकत पर किसी की नज़र हो। कुछ महीने बाद मुझे इसकी आदत सी हो गई, क्योंकि मुझे कभी इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचा था, इसलिए मैंने इसे इग्नोर करना सीख लिया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह से डरा दिया। म्यूजियम ग्राउंड के गेट के पास एक सिक्योरिटी स्टेशन था। एक दिन मैं बोर महसूस कर रही थी तो मैं वहां तैनात गार्ड के साथ बैठने चली गई। वो 50 के दशक से वहां पर काम कर रही एक महिला थी। बातचीत के दौरान उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि कल जब वो अपनी लॉग बुक में लिख रही थी तो उन्होंने अचानक ऊपर दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा। वहां उन्होंने मुझे एक सफ़ेद ड्रेस पहने हुए खिड़की के एक छोर से दूसरे छोर तक चलते हुए देखा। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि उन्होंने मुझे म्यूजियम के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हंसते हुए सुना। जब उन्होंने नीचे देखा तो मैं वहां एक स्टाफ मेंबर से बात कर रही थी। उस दिन मैंने ड्रेस नहीं पहनी थी और वो सफ़ेद तो बिल्कुल भी नहीं थी। हैरान होकर जब उन्होंने वापस ऊपर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने बताया कि देखते ही उन्होंने तुरंत प्रार्थना की और साइन ऑफ द क्रॉस बनाया। ये सुनकर मेरा डर और घबराहट चरम पर पहुंच गए। अगले कुछ दिनों तक मैं लगातार अपने कंधे के पीछे मुड़कर देखने लगी। किस्मत से उसके बाद कोविड लॉकडाउन लग गया और हमने महीनों तक घर से काम किया। जब हमें वापस ऑफिस जाने की अनुमति मिली तो मेरा ट्रांसफ़र यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस वाले डिपार्टमेंट में हो गया। मैं उसके बाद उस हॉन्टेड म्यूजियम में कभी वापस नहीं गई और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जाऊंगी भी, ये जानने के बाद कि वहाँ रहने वाले किसी एंटिटी ने मेरे ही चेहरे को अपना लिया था। समर ऑफ द चुपाकाब्रा फ्रॉम W.W. विनफ्रे। मैं चिहुआहुआ में हमारे फैमिली फार्म पर पली बढ़ी हूँ, जो स्वादारोज से लगभग 2 घंटे साउथ में है, जो कमर्शियल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हम बच्चों के लिए ये अनंत तक फैला हुआ लगता था। ये 20 एकड़ की कड़ी मेहनत और पारिवारिक इतिहास वाली जमीन थी। मेरे पिता रोएलियो को ये जमीन अपने पिता से विरासत में मिली थी, जिन्होंने वो मामूली अडोब हाउस बनाया था जहाँ मैंने अपना बचपन अपने माता पिता, अपने बड़े भाई एनेस्टो और छोटी बहन ड्यूलेस के साथ बिताया था। हमारा जीवन मौसमों के इर्द गिर्द घूमता था। हम मुख्य रूप से मक्की, बीन्स और मिर्च उगाते थे और घर के पास आड़ू और सेब के पेड़ों का एक छोटा सा बागीचा भी था। हमारे पास मुर्गियाँ, बकरियाँ और कुछ मवेशी भी थे जो पूर्वी मैदान में चरते थे। मेरी सबसे शुरुआती याद मेरी माँ वेलेंटीना के पीछे पीछे चलने की है, जब वो सब्जियों की कटाई करती थी। मेरी छोटी उंगलियां पकने की जांच करना सीख रही थी और मेरी आंखें कीटों पर नजर रखती थी। जब मैं 12 साल की हुई तो मुझ में भी बाकी सभी के साथ काम करने की उम्मीद जागने लगी। हमारा घर प्रॉपर्टी के उत्तरी किनारे पर मौजूद था। मोटी दीवारों वाला एक मंजिला ढांचा जो हमें गर्मियों में ठंडा रखता था और सर्दियों में लकड़ी के चूल्हे की गर्मी को अंदर ही रोक लेता था। घर के पीछे पिता की वर्कशॉप और मुर्गियों के कूप थे। पश्चिम में मुख्य खेत थे, दक्षिण में बागीचा था और पूरब में चरने वाली जमीन और एक पुराना बार्न था। हमारी सीमाओं से परे
उत्तर में मोलारेस परिवार की जमीन फैली हुई थी जिन्हें हम कम ही देखते थे, और दक्षिण में अछूती रेगिस्तानी झाड़ियों वाली जमीन थी जो आगे चलकर पहाड़ियों में बदल जाती थी। मैं 15 साल की थी उस गर्मियों के दौरान जिसने सब कुछ बदल दिया। 2006 की वो गर्मियाँ खास तौर पर काफ़ी खुश्क थी और हम अपनी फसलों को बचाने के लिए दुगनी मेहनत कर रहे थे। शायद वो सूखा ही था जो उसे हमारे फार्म तक खींच लाया, या शायद कुछ और ही बात थी। कारण जो भी हो, वो वही गर्मी थी जब हमारे शांत जीवन को उस चीज ने तहस नहस कर दिया जिसे मेरी दादी एल्मडा बाद में चूपा काबरा होने का दावा करती थी। पहली अजीब घटना जो उनकी शुरुआत में हुई, ये कोई नाटकीय घटना नहीं थी, बस एक ऐसे तरीके से परेशान करने वाली थी जिसे मैं समझा नहीं सकती थी। एक सुबह मैं जल्दी मुर्गियों के कूप से अंडे इकट्ठे करने गई। आमतौर पर मुर्गियां कुड़कुड़ाती और इधर उधर भाग रही होती थी, लेकिन उस सुबह वो बिल्कुल शांत थी और कूप के किनारे में सिमटी हुई कांप रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई कयोटी या लोमड़ी आसपास घूम रही होगी और उन्हें डरा दिया होगा, लेकिन जब मैंने कूप के चारों ओर जांच की तो मुझे कोई पैरों के निशान नहीं मिले। केवल एक अजीब मीठी और खट्टी गंध मिली, जैसे सड़े हुए फलों को तांबे से मिला दिया गया हो। मुर्गियों ने पूरे दिन कूप से बाहर निकलने से मना कर दिया और हमें सामान्य से आधे ही अंडे मिले। मेरे पिता ने इलाके की अच्छे से जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने सुझाव दिया कि शायद कोई माउंटेन लायन वहां से गुजरा होगा। हालांकि वो पैरों के निशान ना होने के कारण काफी ज्यादा हैरान थे। उस रात उन्होंने सावधानी के तौर पर अपनी पुरानी राइफल लोड की और उसे दरवाजे के पास रख दिया। इसके बाद लगभग 2 हफ्ते तक हमारा जीवन पूरी तरह से नॉर्मल रहा। मुर्गियों वाली घटना भूली नहीं गई थी, लेकिन फार्म के काम की मांग के बीच वो धुंधली पड़ गई थी। फिर दूसरी घटना हुई, एक मामूली सी बात जिसे हमने लगभग नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन बाद में इसके होने का इफेक्ट हमें समझ में आया। एक सुबह मेरे भाई अनेस्टो ने देखा कि रात में बागीचे में कोई घुसा था। अलग अलग पेड़ों से कई आड़ू तोड़े गए थे, एक इंसान की तरह गुच्छे में नहीं, बल्कि इसे पूरे बागीचे में अजीब तरीके से तोड़ा गया था। हैरानी की बात ये थी कि वहाँ कोई पैरों के निशान नहीं थे और कुछ पेड़ों पर आड़ू इतनी ऊंची टहनियों से तोड़े गए थे जहाँ मेरे पिता भी बिना सीढ़ियों के नहीं पहुँच सकते थे। एनेस्टो ने मुझसे पूछा कि क्या मैं फल चुरा रही थी। मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, हम में से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया था। मेरे पिता को लगा कि शायद मोरालेस के बच्चे हमारी प्रॉपर्टी पर आए होंगे। जब मैं अपनी माँ के साथ उनके फार्म पर पूछने गई तो सेन्योरिटा मोरालेस को ये सुनकर बुरा लगा और उन्होंने हमें बताया कि उनके बच्चे पूरी रात घर पर थे। वापस आते समय मेरी माँ ने भरोसा दिलाया कि उन्हें नहीं लगता ये बच्चों का काम था। उन्होंने प्रॉपर्टी के किनारे 3 फेंके हुए आड़ू मिले थे जिसमें हर एक पर अजीब तरह के काटने के निशान थे। उन्होंने मुझे वो दिखाया जो वो साथ लाई थे। वो निशान इंसानी दांत नहीं थे, ये 2 मेन पंक्चर के साथ एक छेद जैसे लग रहे थे जिसके चारों ओर छोटे निशान थे। उस रात मुझे सोने में बहुत परेशानी हुई। मेरे कमरे की खिड़कियां बगीचे की तरफ थी और मैं कल्पना कर रही थी कि पेड़ों के बीच कोई फिगर घूम रही थी। चांदनी ने अजीब साए बनाए थे और पत्तों की हर सरसराहट ऐसा महसूस कराती थी जैसे कोई छिपकर इंतजार कर रहा हो। मैं आखिरकार अपने सिर पर कंबल खींचकर सो गई, कुछ ऐसा जो मैंने तब से नहीं किया था जब मैं एक छोटी बच्ची थी। तीसरी घटना जुलाई के मध्य में हुई और अभी से मामूली मानने का कोई सवाल ही नहीं था। उस समय हमारे पास 10 बकरियां थी जिनमें उस बसंत में पैदा हुए 2 नए बच्चे भी शामिल थे। उन्हें रात में बार्न के पास एक बाड़े में रखा जाता था। एक सुबह मेरे पिता उन्हें रोज की तरह बाहर निकालने गए और उन्होंने बाड़े का दरवाजा खुला पाया। अंदर 7 बकरियां कोने में दुबकी हुई थी और ऐसी आवाजें निकाल रही थी जो मैंने कभी नहीं सुनी थी। एक तीखी चीख जिसने मेरे हाथों के बाल खड़े कर दिए थे। 3 बकरियां वहां से गायब थी जिनमें एक छोटा बच्चा भी था। मेरे पिता ने अनेस्टो को बुलाया और वो प्रॉपर्टी की तलाश करने निकल पड़े।
जबकि मेरी माँ बाकी जानवरों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैं उनके साथ रुकी रही और तभी हमने खून देखा। ये बहुत ज़्यादा नहीं था, बस छोटी काली बूंदे जो बांध से हमारे फार्म की दक्षिणी सीमा की ओर जा रही थी, जहाँ रेगिस्तान शुरू होता था। दोपहर के समय मेरे पिता और अनेस्टो वापस लौटे। उनके चेहरे डरावने और थके हुए थे। उन्हें वो 3 बकरियां रेगिस्तान में लगभग 1 दूर मिली थी। मुझे उन्होंने इसे देखने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन मैंने अपने पिता को माँ को बताते सुना कि उनका खून पूरी तरह निचोड़ लिया गया था। उन पर वैसे ही दोहरे छेद वाले घाव थे जैसे हमने आड़ू पर देखे थे, लेकिन बड़े और ये काफ़ी ज़्यादा थे। उनके शरीर को खाए जाने के कोई निशान नहीं थे, लेकिन इनसे खून निकाला गया था। लाशें पूरी तरह से सूखी हुई थी। उस रात हमने मुर्गियों के साथ ही बाकी के सारे जानवरों को बार्न के अंदर बंद कर दिया। पिता और अर्नेस्टो राइफल लेकर पोर्च से पहरा देने लगे। अगली सुबह पिता शहर गए और सभी आउट बिल्डिंग्स के लिए भारी जंजीरें और बेहतर ताले लेकर आए। वो अपने साथ मामा को भी ले गए, जो पास के नेशनल पार्क में रेंजर के रूप में काम करते थे। उन्होंने शिकारियों और जंगली जानवरों का काफ़ी ज़्यादा अनुभव था। मामू ने सबूतों की जांच की। उन्होंने कहा कि उन्होंने 20 सालों से जंगल में काम करने के दौरान किसी जानवर को इस तरह से दूसरे जानवर को मारते हुए नहीं देखा। माउंटेन लायन, भेड़िए, कायोटी वो खाने के लिए मारते थे, ये कुछ और ही था। उन्होंने जिक्र किया कि उनके पार्क के दक्षिणी हिस्से के पास भी ऐसी ही घटनाओं की खबर आई थी। पशु मारे गए, खून निचोड़ा गया और हमेशा वही अजीब से घाव मिले। कुछ लोकल रेंजर्स कह रहे थे कि वो चूपा काबरा है। मेरे पिता हंसे, हालांकि उनकी हंसी में कोई मजाक नहीं था। उन्होंने कहा कि ये बच्चों को डराने वाली कहानियां हैं। मेरे मामा नहीं हंसे। उन्होंने उस रात हमारे साथ रुकने का फैसला किया। लगभग 2 हफ्ते तक फिर कुछ नहीं हुआ। हम इसे लेकर काफ़ी एक्टिव रहे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए हम थोड़ा रिलैक्स होने लगे। मेरी दादी अपनी गर्मियों की यात्रा पर आई और अपने साथ जड़ी बूटियाँ और नमक की छोटी थैलियाँ ले आई, जिन्हें उन्होंने हर दरवाजे पर लटका दिया। मेरे पिता के विरोध के बावजूद उन्होंने डरे हुए जानवरों को एक बार देखा और अनाउंस कर दिया कि चूपा काबरा ने हमारे फार्म को अपना इलाका घोषित कर दिया था। चौथी घटना, जो सालों तक मेरे सपने में मुझे डराती रही, अगस्त की शुरुआत में न्यू मून की रात को हुई। मैं गर्मी में सो रही थी जब एक आवाज़ ने मुझे जगा दिया। मेरी खिड़की पर खरोचने की आवाज़ आई, जैसे हवा में टहनियाँ हो, सिवाय इसके कि उस रात हवा नहीं चल रही थी और घर के पास कोई पेड़ भी नहीं था। मैं बिस्तर में जम गई और सुनती रही कि वो खरोचे धीरे धीरे कांच पर घूमती रही। फिर वो रुकी और मुझे एक और आवाज़ सुनाई दी, एक धीमी रिदमिक हिसिंग साउंड, जैसे कोई भारी सांसें ले रहा हो। मेरे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि कंबल के नीचे छिप जाऊं। फिर भी मैंने अपना सिर खिड़की की ओर घुमाया। बाहर लगभग पूरा अंधेरा था, लेकिन जैसे जैसे मेरी आंखें वहां से हटने वाली थी, मुझे एक फिगर दिखी जो आसपास की रात से भी ज़्यादा काली थी और मेरी खिड़की से चिपकी हुई थी। वो बड़ी नहीं थी, शायद एक मीडियम साइज के कुत्ते के आकार की थी, लेकिन उसके प्रपोर्शन बिल्कुल गलत थे। उसका सिर शरीर के लिए बहुत बड़ा लग रहा था, जिसमें एक नुकीली चोंच जैसा कुछ था। उसकी पीठ पर रीढ़ की हड्डी के पास कुछ कांटे निकले हुए थे और उसके अंग लंबे और बहुत पतले थे, जो पंजों में खत्म हो रहे थे और खिड़की के कांच पर धीरे धीरे घिस रहे थे। मैं उसकी आंख तब तक नहीं देख पाई जब तक उसने अपना सिर थोड़ा घुमा नहीं लिया, और तब मुझे लगा कि काश मैंने ना देखा होता। उसकी आंखें धीमी रोशनी को पकड़ रही थी और बुझती हुई अंगारों की तरह हल्की लाल चमक रही थी। वो क्रीचर कुछ पलों के लिए स्टेबल रहा, जैसे उसे पता हो कि मैं उसे देख रही हूँ। फिर अचानक वो नजरों से ओझल हो गया। मेरी आवाज़ निकली और मैं चीख पड़ी। मेरे पिता ने बाहर जांच की, लेकिन उन्होंने मेरी खिड़की के नीचे की नरम मिट्टी में केवल अजीब 3 उंगलियों वाले निशान मिले। वो निशान कुछ फीट दूर जाकर गायब हो गए थे, जैसे वह क्रीचर अचानक वहां से गायब हो गया हो या उड़ गया हो। सबसे भयानक घटना 3 रात बाद हुई।
जब हम सभी मेन हॉल में सो रहे थे। दादी अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी थी, सोने से मना कर रहे थे। मामा बरामदे पर पहरा दे रहे थे। मैं अपने मवेशियों के डर से डरने की आवाज़ से जागे। मेरे पिता और मामा अपनी राइफल लेकर बाहर भागे। खिड़कियों के बीच से हम उनकी टॉर्च की रोशनी को पूर्वी मैदान की ओर घूमते हुए देख सकते थे। फिर एक ऐसी आवाज़ आई जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। एक ऐसी तीखी चीख जो ना तो किसी जानवर की थी और ना ही किसी इंसान की, जो हमारी पूरी ज़मीन पर गूंज उठी। इसके बाद पिता और मामा की चिल्लाने की आवाज़ आई, राइफल चलने की आवाज़, और फिर सन्नाटा हो गया। करीब 1 घंटे बाद जब वो लौटे तो पिता की शर्ट फटी हुई थी। उनकी बाह पर एक कट से खून बह रहा था। मेरे मामा हिले हुए लग रहे थे। उनका शांत स्वभाव पूरी तरह खत्म हो चुका था। सालों बाद मेरे मामा ने मुझे बताया कि उन्होंने वास्तव में वहां पर उस रात क्या देखा था। वो मवेशियों के बाड़े में पहुंचे तो देखा कि हमारी एक गाय जमीन पर मरी हुई पड़ी थी और उसमें वैसे ही घाव थे जैसे बकरियों पर उन्होंने पहले देखे थे। जैसे ही वो उसकी जांच करने लगे, टॉर्च की रोशनी में 20 फीट दूर एक ऐसी चीज खड़ी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो एक इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ी थी, लेकिन उसका आकार एक बड़े कुत्ते के जैसा था। उसकी त्वचा ग्रे थी और बाल भी थे। उसकी पीठ पर कांटे या क्विल्स जैसा कुछ उभरा हुआ था। उसका सिर बहुत बड़ा था और लंबा जबड़ा सुई जैसे दांतों से भरा हुआ था। उसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में खून के रंग की तरह चमक रही थी। सबसे डरावने उसके आगे के अंग थे जो शरीर के लिए बहुत लंबे थे और 3 उंगलियों वाले हाथों में खत्म हो रहे थे, जिसके मुड़े हुए पंजों से गहरे रंग का कोई मटेरियल टपक रहा था। जब लाइट उस क्रीचर पर पड़ी तो वो चीखने लगा और उनकी ओर झपटा। मामा ने गोली चलाई और वो प्राणी तेज स्पीड से अंधेरे में गायब हो गया। उन्होंने दक्षिणी सीमा तक उसका पीछा किया, जहां उसके पैरों के निशान खुले मैदान के बीच में ही खत्म हो गए, जैसे वो वहीं से उड़ गया हो। अगले दिन अधिकारी आए, लेकिन उन्होंने इसे किसी जंगली जानवर का हमला करार दिया। उन्होंने मेरे परिवार के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उस गर्मी के बाद हमारा कोई और जानवर नहीं मारा गया। मैंने खिड़कियों पर मेटल स्क्रीन्स लगवा दी और हर दरवाजे पर दादी की जड़ी बूटियां लटकती रही। अब मैं 34 साल की हूँ और मेरे अपने बच्चे हैं। हम शहर में रहते हैं, मेरे माता पिता के फार्म से बहुत दूर। कभी कभी बहुत अंधेरी रात में मैं अपनी खिड़की पर खरोचने की आवाज़ से जागती हूँ, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता और मैं हमेशा अपनी खिड़कियाँ लॉक करके पर्दे गिरा कर सोती हूँ। लोग कहते हैं कि चुपाकाब्रा सिर्फ एक मिथ है, शायद वो सही हो, लेकिन मुझे पता है कि मैंने उस गर्मियों में क्या देखा था। और जब चांद गायब होता है और अंधेरा जिंदा महसूस होता है तो मैं सोचती हूँ कि क्या वो अभी भी वहीं बाहर है, रेगिस्तानी रातों में चुपचाप अपना शिकार ढूंढ रहा है। हॉन्टेड फ्लावर शॉप फ्रॉम डुकाडो 9। मैं पिछले 1 साल से थोड़े ज़्यादा समय से एक छोटी सी लोकल फ्लावर शॉप में काम कर रही हूँ। मैं वहाँ अपने बॉयफ्रेंड सेबास्टियन और उसकी माँ एलिजाबेथ के साथ काम करती हूँ। सेबास्टियन ज़्यादातर समय रजिस्टर पर होता है, कस्टमर्स का स्वागत करता है और उनकी ज़रूरत के हिसाब से मदद करता है, जबकि मैं पीछे के हिस्से में काम करती हूँ। एलिजाबेथ जो दुकान की ओनर है, वो दस्तावेजों और बोरिंग कागजी कामों को संभालती है। जब तक सेबास्टियन को किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत ना हो, मैं पीछे बुके बनाने, फ्लावर्स और पौधों की देखभाल करने और कभी कभी आने वाले स्पेशल ऑर्डर्स को हैंडल करने में बिजी रहती हूँ। जिंदगी में पहली बार मुझे काम करना अच्छा लग रहा था। मुझे फूलों की महक और अपने पसंदीदा लोगों के साथ काम करना बहुत पसंद था, लेकिन कुछ महीने पहले दुकान में कुछ अजीब होना शुरू हो गया। जब मैं दुकान के सामने से होकर पीछे के सेक्शन में जाने के लिए दरवाज़ा खोलती तो वहाँ एक खास तरह की गंध हवा में तैरती मिलती। वो महक बस कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ रहती, इतनी देर कि आप उसे नोटिस कर लें और फिर अचानक गायब हो जाते। अब आप कहेंगे कि फूलों की दुकान में खुशबू आना तो आम सी बात है, लेकिन मेरा यकीन मानिए, ये महक वाकई बहुत अजीब थी। कुछ बार इसे नोटिस करने के बाद मैंने पहचान लिया कि वो क्या थे।
ये बलून फ्लावर या प्लेक्टिक कॉन्डोन की थे। ये फूल नीले, बैंगनी और सफ़ेद रंग के होते हैं। इनकी अपनी कोई खास गंध नहीं होती जब तक कि आप इनकी पंखुड़ियों को कुचल ना दें, और कुचलने के बाद भी इनकी महक बहुत हल्की होती है, इसलिए मुझे इसे पहचानने में वक्त लगा। दुकान के पिछले वाले हिस्से के अंत में सफ़ेद बैलून फ्लावर्स की कुछ रोज़ रखे हुए थे, लेकिन सवाल ये था कि मुझे उनकी महक दुकान के सामने वाले हिस्से में तेजी से क्यों आ रही थे। उस वक्त मैंने इसे बस एक मेटल नोट की तरह लिया और ज़्यादा नहीं सोचा। अगले कुछ हफ्तों में चीज़ें और अजीब होने लगीं। हवा में अचानक एक दो पल के लिए बहुत तेज ठंडक महसूस होने लगी। कभी कभी मुझे किसी चीज़ के सड़ने या गलने की गंध आती। पूरी दुकान की वाइब एकदम बदल गई थी। मैंने गौर किया कि सेबास्टियन भी काफ़ी डरा हुआ था और वियर्ड आउट लग रहा था। जब मैंने उससे बात की तो जो उसने बताया वो और भी डरावना था। सेबास्टियन ने कहा कि उसे दिन में कई बार पीछे के हिस्से से किसी चीज़ के जलने की महक आती है। पहले तो वो चेक करने के लिए दरवाज़ा खोलता था, लेकिन बाद में उसने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि मैं और एलिजाबेथ पीछे ही काम कर रहे हैं, तो अगर कुछ चल रहा होता तो हम पहले रिएक्ट करते। इसके बाद हालात और ख़राब हो गए, न केवल हमारी मानसिक स्थिति के लिए बल्कि बिजनेस के लिए भी। दुकान के पीछे रखे कुछ फूल और सामान्य डिस्प्ले पर लगे पौधे अचानक से सड़ने लगे, और ये सब इतनी तेजी से होता यकीन करना मुश्किल था। एलिजाबेथ सुबह सबसे पहले आकर पौधों को पानी देती, और जब तक सेबास्टियन दुकान खोलता तब तक कुछ फूल मरने की हालत में पहुंच चुके होते। मैं ब्रेक पर जाती और जब वो वापस आती तो जिन फूलों पर मैं काम कर रही होती वो बीमार और मुरझाए हुए दिखने लगते। एलिजाबेथ ने कलियों, मिट्टियों और बॉक्सेस की बारीकी से जांच की, पर उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। अब एलिजाबेथ भी काफ़ी परेशान रहने लगी थी। गंध अब और भी तेज और डरावनी हो गई थी। दुकान का एक हिस्सा कभी कभी इतना ठंडा हो जाता जैसे किसी ने भारी बर्फबारी के दौरान खिड़की खोल दी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात तब हुई जब सेबेस्टियन ने मुझे बताया कि उसे किसी के बात करने की आवाज़ आ रही है। उसने कहा कि जब दुकान में शांति होती है तो उसे एक फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसने इस माइंडलेस इरेटिक विस्पर की तरह बताया, इतनी धीमी कि दुकान की दूसरी आवाज़ों में छिप जाए, लेकिन वो कसम खाकर कहता था कि उसने उसे सुना है और वो अभी भी उसे सुनता है। अब मैं इस सब से वाकई में डरने लगी थी। मेरा दिमाग अजीबोगरीब और खौफनाक ख्याल बुनने लगा था कि हमारे साथ या दुकान के साथ क्या हो रहा था। एलिजाबेथ भी साफ तौर पर इससे काफ़ी ज़्यादा हिली हुई लग रही थी। हालांकि पहले वो पैरानॉर्मल बातों को मजाक में उड़ा देती थी, लेकिन असल में उन्हें गहराई से एहसास था कि पर्दे के पीछे क्या छिपा हुआ था। ये बात तब साफ हो गई जब एक दिन मैं और सेबेस्टियन दुकान पहुंचे और देखा कि पूरी दुकान स्पिरिट अवॉइडिंग टेक्निक से भरी हुई थी। खिड़कियों और गमले के पास काले, बैंगनी और सफ़ेद क्रिस्टल रखे हुए थे। छत पर कागज़ के तावीज़ और मंत्र चिपकाए गए थे। हर जगह रोजमेरी और हर्ब्स लटके हुए थे, और दुकान के पीछे वाले हिस्से में अजीब तरह के क्लॉथ बॉल्स हर कोने में सजे थे। सेबेस्टियन ने कमज़ोर आवाज़ में विरोध किया कि ये सब स्टूपिड और ज़रूरत से ज़्यादा है, लेकिन उसकी बात में कोई दम नहीं था। वो भी मन ही मन दुआ कर रहा था कि काश इससे मदद मिले, और हैरानी की बात यह है कि इसने काम किया। मुझे नहीं पता कैसे या क्यों, लेकिन उसके बाद से दुकान फिर से अपनी पुरानी स्थिति में लौट आई। अब ना कोई अजीब गंध आती और ना ठंडे स्पॉट्स महसूस होते, ना ही कोई फुसफुसाहट सुनाई देती। ये सब कुछ महीने पहले हुआ था और अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसा ही रहे। तो दोस्तों, आपको ये तीनों कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी के साथ ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ।